तरीके से कल सीएसके का मुकाबला रहा, कहीं न कहीं सीएसके, हम कल बात भी कर रहे थे, हमारी प्रेडिक्शन भी कहीं न कहीं सही रही। हमें लग रहा था कि चेन्नई बैकफुट पे होगी और वैसा ही हुआ। कल जो चेन्नई और मैच था पंजाब का, उस मैच में चेन्नई क्या बेहतर कर सकती थी? चेन्नई बल्लेबाजी अच्छी रही, टॉप ऑर्डर जो है अच्छी बल्लेबाजी की, समझकर ही निर्णय लेना चाहिए कि कौन खिलाड़ी उस लायक है जो दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर आगे बढ़ सकता है। पंजाब की ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप कि क्या और बेहतर कर सकते हैं और क्या उन्होंने सही किया? पंजाब ने सही ये किया कि उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया टीम में, जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से चल रही है। मुंबई में तो मुझे नहीं लग रहा कोई बदलाव होगा, क्योंकि सारे खिलाड़ी अच्छा है, दोनों ही मतलब अगर एमआई की बात करें, टीम मुकाबला जीत के आ रही है, तो मुझे नहीं लग रहा वो कोई बदलाव करेगी। उधर मुझे लग रहा है इधर से राजस्थान और उधर से काफ़ी कांटे की टक्कर होने वाली है। मुझे मतलब मैं चाहूँगा एमआई जीते, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर है, दिल्ली भी जीत सकती है, 50-50 वाला हाल है, दोनों ही टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आईपीएल 2026 अपने एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका है जहां पे आपको देखने को मिलेगा आज डबल हेडर, और डबल हेडर की शुरुआत ऐसे मानी जाती है कि अब आईपीएल धीमे धीमे अपने पीक पे चढ़ेगा। आज हैं दो मुकाबले, पहला है दिल्ली वर्सेस मुंबई का, जो कि फिरोजशाह कोटला और जिसका नाम अब बदल चुका है अरुण जेटली स्टेडियम में है, और दूसरा है जीटी वर्सेस आरआर। दोनों टीमों की हम तुलना करेंगे, दोनों टीमों के पॉजिटिव और नेगेटिव्स की बात करेंगे। वहीं कल मैच था पंजाब किंग्स और चेन्नई का, और क्या वो और बेहतर कर सकते थे? चेन्नई की टीम लगातार 2 मैच हार गई है, तो वो क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पे भी चर्चा रहेगी। मैं विद्यार्थी शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं पिच पे पंगा प्रोग्राम में। मेरे साथ है मेरे कलीग दिव्यांशु, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे पंजाब और जिस तरीके से कल सीएसके का मुकाबला रहा, कहीं ना कहीं सीएसके, हम कल बात भी कर रहे थे, हमारी प्रेडिक्शन भी कहीं ना कहीं सही रही। हमें लग रहा था कि चेन्नई बैकफुट पे होगी और वैसा ही हुआ। हमने अब तक लगभग जितनी प्रिडिक्शंस की हैं सारी सही हुई हैं। सबसे पहले हम कल के मैच की बात कर लेते हैं। कल जो चेन्नई और मैच था पंजाब का, उस मैच में चेन्नई क्या बेहतर कर सकती थी? चेन्नई बल्लेबाजी अच्छी रही, टॉप ऑर्डर जो है अच्छी बल्लेबाजी की, जहां पे आयुष मात्रे 72-73 रन की उन्होंने पारी खेली, और मतलब युवा खिलाड़ी हैं, अच्छी बैटिंग उनके टीम से नजर आ रही थी। संजू जो है कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे, फिर इस बार 7 रन पे आउट हो गए, तो उनसे एक होप रहता है कि बल्लेबाजी अच्छी करेंगे, लेकिन ओवरऑल बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं थी। 209 रन बनाना एक अच्छी बात है, अच्छा स्कोर है। लैग करते हैं वो गेंदबाजी में, और कल हम इसी की बात भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो उनकी गेंदबाजी है वही उनके टीम को जो है डुबाएगी। बल्लेबाजी अच्छी हुई और गेंदबाजी पर उनको काम करना होगा, वरना आने वाले मुकाबलों में दिक्कत होने वाली है। ओवरऑल उनकी रणनीति खराब रही थी। इस मुकाबले में हमने ये देखा कि रणनीति भी ठीक थी, बैटिंग भी ठीक थी, ओपनर्स ने भी ठीक ठाक योगदान दिया, और संजू इस मुकाबले में अच्छा नहीं कर पाए, पिछले भी मुकाबले में अच्छा नहीं कर पाए। आने वाले मुकाबलों में उम्मीद रहेगी कि अच्छा करेंगे, क्योंकि हर बार हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छा परफॉर्म करें, तो कहीं ना कहीं सभी को एक टीम की तरह परफॉर्म करना होगा, और एक प्रोग्रेस नजर आ रहा है। हालांकि मैच हार गई, लेकिन एक प्रोग्रेस है बल्लेबाजी में। दिव्यांशु, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्या डगआउट का और ड्रेसिंग रूम का असर पड़ता है जब कोई खिलाड़ी इस टीम से उस टीम में जाता है? बिल्कुल असर तो पड़ता है, क्योंकि आप जब टीम चेंज करते हैं एक फ्रेंचाइजी से दूसरे फ्रेंचाइजी में, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, दर्शकों की नॉलेज के लिए बता दूं कि आरआर के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे संजू, और 2 मैचों में उनका फेलियर आया है। कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी होपलेस आ जाता है, क्योंकि आरआर अच्छा परफॉर्म कर रही है और आरआर ने उन्हें निकाल दिया। हालांकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और आरआर के लिए भी, और अभी वो जिस टीम में शामिल हुए हैं, जिस टीम के लिए ट्रेड हुए हैं चेन्नई में, वहाँ कहीं ना कहीं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। टीम में भी डीमोटिवेशन मैं कहूँगा है, पिछले साल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, इस साल भी कहीं ना कहीं वो सीएसके नज़र नहीं आ रही है जो 3 साल पहले हम देखते थे, जिस सीएसके की लोग बात करते थे। क्या पक्ष ज्यादा कमजोर लग रहा है? गेंदबाजी, फिलहाल के लिए गेंदबाजी बहुत ज्यादा कमजोर है, और एक समय वही रीढ़ की हड्डी हुआ। बिल्कुल। सीएसके जैसी स्लोअर बॉल ट्रेवेन ब्रेवो से लेके रविचंद्र अश्विन, जडेजा, अब सबको खो चुके हैं वो सबको खो चुके हैं, मेंटेन भी नहीं किया है उन्होंने। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं आज के मैच पे। एमआई के कोच जो है, जो हेड कोच उनका महिला जयवर्धने का स्टेटमेंट आता है कि जब उनसे एक पत्रकार पूछते हैं कि पिछले 5 साल से क्यों ट्रॉफी नहीं जीत पाए, तो वो कहते हैं कि ऐसे तो कुछ टीमें पिछले 18 साल से नहीं जीती हैं। इसको कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं उनका कहना भी सही है, क्योंकि एमआई ने 5 बार ट्रॉफियां जीत चुके हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते हैं कि एमआई के पास टॉप टू बॉटम अच्छे खिलाड़ी हैं तो हर साल वही ट्रॉफी जीतें।
ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुकाबला है, क्रिकेट का मैच है, तो हार जीत होता ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं उनका कहना भी सही है कि बहुत सारे टीम ऐसी हैं जो 18 साल से नहीं जीती, 19वां सीजन ये चल रहा है, हो सकता है इस बार भी एमआई ना जीते। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आप किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, वो बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारी टीमें ऐसे हैं, जैसे चेन्नई का पहला मुकाबला था, ऐसा लग रहा था कि वो मैच में ही नहीं है, ऐसे परफॉर्म कर रहे थे कि लग रहा था कि मतलब क्या कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं एक शर्मनाक परफॉर्मेंस रहा। युवराज सिंह ने माफी मांगी है कपिल देव और धोनी से, कैसे देखते हैं उनके स्टेटमेंट को? स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे और लोग मतलब बातें बनाते थे कि कहीं ना कहीं युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में कोई कलेश है, कोई मतलब उनके बीच अनबन है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया, और क्लियर करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। और उनका भी यही कहना है, युवराज सिंह का, कि कपिल और धोनी दोनों ही बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं और भारतीय टीम के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनके लिए कोई भी बात करना कहीं ना कहीं सही नहीं था। और उन्होंने जो खुल के कहा, एक पॉइंट पे मैंने वो पूरा पॉडकास्ट देखा विक्रांत का, वहाँ पे एक पॉइंट पे सहमत दिखे वो अपने पिता से, जहाँ उन्होंने कहा कि अभिषेक लगातार कैप्टन है पंजाब का, है ना, पिछले कई साल से कैप्टनसी कर रहा है, और इस मैच में भी उसने कैप्टनसी की, फिर समहाउ आपको उपकप्तान बना दिया जाता है, कप्तान नहीं बनाया जाता। उन्होंने कहा ईशान किशन बहुत कमाल के प्लेयर हैं, सेम उन्होंने कहा धोनी बहुत कमाल के प्लेयर हैं, लेजेंड हैं, धोनी ने बहुत अच्छा इंडियन क्रिकेट के लिए दिया और ये इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अगर आप प्लेयर प्रोस्पेक्टिव से देखो कि मैं हमेशा से उपकप्तान ही बना रहा, है ना, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्लेयर को ये चीज़ हिट करती है। मुझे लगता है इसमें सबकी अपनी अलग अलग धारणाएं होगी। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा का अगर हम परफॉर्मेंस देखें T20 वर्ल्ड कप में, जीरो डक पे बहुत बार आउट हुए, आखिरी मुकाबले में उनका बल्ला चला और कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, वो 2 मैचों में चला, हाँ, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ठीक थे। हाँ ठीक था। तो आउट ऑफ फॉर्म कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो चल रहे थे, उतना अच्छा योगदान नहीं था, टीम ने उनको बैक किया पूरे T20 वर्ल्ड कप में। और उसके बाद अगर फ्रेंचाइजी उन्हें कैप्टन बनाती है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, टीम को ये लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं वो ओपनिंग करने आते हैं, उन पर एक बार बल्लेबाजी का प्रेशर होगा, साथ ही साथ कप्तानी का प्रेशर होगा, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी को भी फॉर्म में आने देते हैं, इतना प्रेशर नहीं देते हैं। और एक ये भी हो सकती है बात को वो ये भी सोच रहे हो कि अगर कप्तान बना देंगे तो हर मैच में खिलाना पड़ेगा, बीच में हटाना भी एक शर्मनाक बात हो जाती है। हाँ, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो 7 साल से हैदराबाद के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जो युवराज सिंह ने कही अपने पॉडकास्ट में कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जैसे मैं इतने साल से उपकप्तान था और समहाउ धोनी आते हैं और 2007 वर्ल्ड कप में उन्हें कप्तान बना दिया जाता है, कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? कहीं ना कहीं अब हर खिलाड़ी को कप्तान बनाना मुझे लगता है कि सही नहीं, क्योंकि देखिए अब टीम में बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन हर जो खिलाड़ी है वो कप्तानी के लिए कहीं ना कहीं उतना सही नहीं होता। सभी खिलाड़ी जो हैं, जैसे हम बात करें रविंद्र जडेजा, उनको जो है जब CSK की टीम में कोई खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहा था, धोनी मतलब बैकआउट कर रहे थे कैप्टनसी, तो रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाया गया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो हर एक खिलाड़ी के अंदर मतलब वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो फॉर्म में भी रहें, एज एन प्लेयर भी अच्छा परफॉर्म करें और टीम को साथ आगे लेकर जाएं। तो मुझे यही लगता है कि सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए कि कौन खिलाड़ी उस लायक है जो दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर आगे बढ़ सकता है। पंजाब की ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप, कि क्या और बेहतर कर सकते हैं और क्या उन्होंने सही किया? पंजाब ने सही ये किया कि उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, टीम में जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से चल रही है, और आज बैटिंग ऑर्डर पहले से सेट है और उन्हें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। बस एक चीज़ जो है मुझे नज़र आ रही है कि गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन अभी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रहा है। 4 ओवर में 41 रन उन्होंने दिए, ठीक है, लेकिन उम्मीदें रहती हैं कि वो विकेट लेंगे, थोड़ा किफ़ायती साबित होंगे तो टीम और स्ट्रांग होगी। वहाँ से थोड़ी टीम जो है, अगर अर्शदीप सिंह अच्छा परफॉर्म करते हैं तो टीम अभी जिस पोजीशन पे बहुत मजबूत है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। कल एक बहुत सारे भारतीय क्रिकेटरों को मैसेज गया जब प्रियांश आर्या को मैन ऑफ द मैच दिया गया। 10 गेंदें उन्होंने खेली, 39 रन बनाए, बहुत बड़ी बात है ना। 11वीं गेंद पे वो आउट हो गए। 10 गेंदों में मैन ऑफ द मैच, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये उन लोगों को समझना चाहिए जो 5-10 गेंदें तो अपने को सेटल करने में ले जाते हैं, क्योंकि उस मैच में हाफ सेंचुरी भी आई थी अय्यर के। हाँ, और यहाँ से पता चलता है कि
क्रिकेट अब बदल चुका है। बिल्कुल, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि टीम में कोई हाफ सेंचुरी बनाए या 3-4 विकेट ले तो उनको मिल जाता था, तो उनको ही प्राथमिकता दी जाती थी, ऐसे खिलाड़ियों को नहीं दी जाती थी जिनकी हाफ सेंचुरी से कम है। अगर टीम में किसी को हाफ सेंचुरी है, जैसे अगर पहले का दौर होता तो यहाँ पे अय्यर को मिलता मैन ऑफ द मैच, लेकिन ये सही निर्णय था कि उनको जो है प्रियांश आर्या को मिला। इम्पैक्ट डाला, बिल्कुल, उसकी क्योंकि वजह से बैकफुट पे चली गई कंप्लीटली। अगर वो आउट नहीं होते तो हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो 12-13 बॉल में हाफ सेंचुरी जड़ के और रिकॉर्ड बनाएंगे। वो रिकॉर्ड जैसे इस मुकाबले में 15 गेंद पे हमने देखा कि वैभव ने बल्लेबाजी की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उसी तरीके का मुझे लग रहा था कि 15 से कम में ही वो बना लेंगे। और आने वाले मुकाबले में मुझे लग रहा है अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनकी टीम ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। प्रभ सिमरन हो गया, प्रियांश आर्या हो गया, कूपर कुंडली हो गया, श्रेयस, ये चारों खिलाड़ी फॉर्म में है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। और शशांक का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। बिल्कुल। पंजाब से एक चीज़ और मैं पूछ लेता हूँ, एक चीज़ मुझे जाननी थी आपसे कि 18 साल हो गए इस रिकॉर्ड को और अभी तक टूटा नहीं। एक तो 6 छक्के वाला, एक 12 गेंदों में 50 वाला। मतलब युवराज ने उस समय मार दी थी 50, जब 200-250 रन ओडीआई में बहुत होते थे और 500-600 रन टेस्ट क्रिकेट में ऐसे पहाड़ जैसा स्कोर होता था कि सामने वाली टीम घुटना टेक ही देती थी। उस जमाने में उन्होंने 12 गेंदों में 50 लगा दी। वो तो रिकॉर्ड मुझे लगता है अगर कोई तोड़ पाएगा तो इस दौर में मुझे वो झलक वैभव सूर्यवंशी के अंदर नजर आती है। उनके अलावा थोड़ा मुश्किल है, 15 बॉल में हो जाएगा, 14 बॉल में कोई खिलाड़ी कर सकता है। वो लड़का पहली गेंद से फियरलेस मारता है। तो दूसरे खिलाड़ियों के अंदर अभी वो झलक नहीं नजर आती है कि वो कर सकते हैं। और अभी पॉडकास्ट में बात भी कर रहे थे युवराज सिंह की हमसे अच्छा कोई खेल रहा है, अगर बैट स्विंग मेरे से भी तेज है तो वैभव सूर्यवंशी की है। ठीक है। जीटी वर्सेज आरआर का भी आज मुकाबला है। दिल्ली मुंबई की हमने बात की, जीटी और आरआर को कैसे देखते हैं? वैभव की बात कर ही रहे हो। जीटी को अब मैदान में जीत की तरफ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अहमदाबाद में आज का मैच है, होम ग्राउंड है उनका, और होम ग्राउंड में उनको अच्छा परफॉर्म करना होगा। लास्ट मुकाबले की बात करें तो टीम का परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा नहीं था, कैप्टनसी मैं कहूँगा अच्छी नहीं रही, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज को आप जो है 12 ओवर के बाद लाते हैं, जिस खिलाड़ी ने आने के बाद ही 3-4 विकेट चटकाए, तो आप उनको, और उस सबसे बड़ी कप्तानी पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ, और प्रिंस सवाल उठेंगे, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आता है, पहले तो इम्पैक्ट का जो ये रूल है वो मुझे समझ में नहीं आता, और उसके बाद इम्पैक्ट रूल में आप प्रसिद्ध कृष्णा को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर रखते हैं। मान के चलिए कि ऐसा हो गया कि सुपर ओवर हो गया, फिर सुपर ओवर में तो आप खो बैठेंगे प्रसिद्ध कृष्णा, फिर आप गेंदबाजी किससे कराते? जो खिलाड़ी फॉर्म में चल रहा है, लास्ट ईयर अच्छा विकेट ले चुका है, तो इम्पैक्ट प्लेयर में आप उस खिलाड़ी को रखिए जिसमें आपको मतलब ऐसा है कि ये नहीं भी रहेगा तो भी काम, हाँ, जो वैल्यूएबल प्लेयर है उसको टीम में रखिए। अब आप बुमराह को इम्पैक्ट में डाल दिए, वो भी मुझे समझ में नहीं आता है। गुजरात अगर पहले बैटिंग करती है ना, तो कितना स्कोर अहमदाबाद में बना सकते हैं? अहमदा का एवरेज रहा है 207 का, और अहमदाबाद में भी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया, भारत ने 255 रन बनाया, तो बड़ा वहाँ पे रन बहुत बन रहे हैं। तो पहले बल्लेबाजी की बात करें तो अभी आखिरी 6 मैचेस जो हुए थे उसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि पहले बल्लेबाजी करके ज़्यादा रन इस मैदान पर बने। लेकिन ये भी देखा गया कि अभी तक आईपीएल में टॉस जीतने वाली टीम ने गेंदबाजी का फैसला लिया है, तो हो सकता है ये जो प्रथा है इसको आगे बढ़ाए, टॉस जीतने वाली टीम। कल एक मीम वायरल हो रहा था, स्क्रीन पे हम दिखा भी देंगे, कि सुमन गिल जब तक वॉशरूम गए और वापस आए तब तक तो प्रियांश आर्या मैन ऑफ द मैच ले गए थे। ठीक है, अब किस तरीके से जीटी खुद को इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि पिछले सीजन भी उनका ठीक नहीं रहा है और ये सीजन भी शुरुआत ठीक नहीं रही है। जीटी को कहीं ना कहीं पहले जो उनके इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं उनको इम्पैक्ट में ना रखें। अच्छा। मैं खास तौर पे प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज का सही इस्तेमाल करें। आप उनसे 2 ओवर डलवाते हैं, वो भी मेरे समझ के बाहर था। मोहम्मद सिराज जैसे दिग्गज एक्सपीरियंस प्लेयर से आप गेंदबाजी नहीं कराते हैं, ये भी समझ के बाहर है। उनसे गेंदबाजी करिए, और आपका मोटिव ये होना चाहिए कि पावर प्ले में किसी भी तरह वैभव को आउट करिए। आपके सामने आरआर है, तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, अगर आप वैभव को आउट कर लेते हैं पावर प्ले में तो आप आधी जंग वहीं जीत लेंगे, क्योंकि वो खिलाड़ी जब तक मैदान पे है तब तक आपके लिए आफत है। 5 गेंद 10 गेंद खेलता है, वो आफत है आपके लिए। समहाउ एक क्रिकेट को अपार्ट करते हैं, पूरी क्रिकेट कम्युनिटी को, क्या फ्रेंचाइजीज को हंसी नहीं आती होगी इस बात पे कि 15 साल के लड़के के लिए स्ट्रेटजी बना रहा है मैनेजमेंट मिलके? बिल्कुल सोचने वाली बात है कि 15 साल का खिलाड़ी, हाँ, 15 साल का खिलाड़ी, और सामने प्रिंस हैं, सामने आपके मोहम्मद सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, एक से बढ़कर एक, हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, कैप्टन हैं। जब चेन्नई से मैच था और वो लड़का मैट हेनरी को खड़े खड़े 6 मार रहा है ना, वो भी लॉन्ग ऑफ पे। और शुरू एक ये होता है, जैसे ईशान किशन को हमने कहीं ना कहीं देखा है कि लेग साइड उनका बहुत स्ट्रांग है ना, वो बहुत ही स्ट्रांगली लेग साइड पे मारते हैं कई बार।
बहुत सारे प्लेयर होते हैं जिनका लेग साइड का गेम बहुत तगड़ा होता है। वैभव का हमने देखा है कि वो ऑफ साइड भी उतनी तगड़े से मारता है, कवर पे भी उतनी तगड़े से मारता है, लॉन्ग ऑन पे भी उतनी तगड़े से मारता है, पीछे भी वैसे ही खेलता है और लेग साइड में भी वैसे ही। अनप्रिडिक्टेबल बैट्समैन है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने दिग्गज खिलाड़ी आकर उनको मतलब उनको आप वो नहीं कर पाते कि उनका आप इकोनॉमी खराब कर पाएँ, उनको रोक पाएँ, आप उनको डॉट बॉल दे पाएँ, तो आप बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी और शर्म की बात भी होगी जीटी के लिए कि आपके पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज है और आप एक छोटे से खिलाड़ी को छोटा कहना तो गलत होगा, मतलब एक छोटे उम्र के खिलाड़ी को आप नहीं रोक पा रहे हैं। और नहीं रोकेंगे तो आज का मुकाबला जीटी हार जाएगी अपने ही होम ग्राउंड में। अच्छा, चलिए, ये बहुत बड़ी प्रिडिक्शन की है आपने। एक ओवरऑल देख लेते हैं, दिल्ली और मुंबई क्या टीम खिलाने वाली है? कुछ बदलाव देख रहे हैं दिल्ली और मुंबई की टीम? मुंबई में तो मुझे नहीं लग रहा कोई बदलाव होगा क्योंकि सारे खिलाड़ी अच्छा है, दोनों ही मतलब अगर एमआई की बात करें, टीम मुकाबला जीत के आ रही है तो मुझे नहीं लग रहा वो कोई बदलाव करेगी। उधर दिल्ली भी मुकाबला जीत के आ रही है, मुझे नहीं लगता वो भी कोई बदलाव करेंगे। क्या करुण नायर को मौका मिलेगा आज? मुझे नहीं लग रहा करुण नायर, हाँ मुझे लग रहा अभी वही, क्योंकि पथुम निशंका पिछले मैच में नहीं चले, पृथ्वी को मौका दे सकते हैं। पदुम निशंका चले तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक मैच के आधार पे वो बदलाव नहीं करना चाहिए और करेगी भी नहीं दिल्ली की टीम, क्योंकि आप जीत के आ रहे हैं, एक खिलाड़ी ने एक मैच में परफॉर्म नहीं किया, हो सकता है इस मैच में एक चांस और देना चाहिए। हालांकि पृथ्वी शॉ टीम में आए तो वो अच्छी बात है, भारतीय टीम के लिए उनका कमबैक हो सकता है अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन एज एन फ्रेंचाइजी सोचें तो दिल्ली की टीम मुझे लगता है कि ये निर्णय नहीं लेगी और लेना भी नहीं चाहिए कि एक मैच के बेसिस पे आप किसी प्लेयर को हटाते हैं, फिर वो ओवरऑल कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है। जीटी और आरआर का कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है? जीटी की बात करें तो जीटी में कॉम्बिनेशन पूरा बिगड़ा हुआ है, और हम आरआर की बात करें तो वहाँ पे जायसवाल हैं, वैभव सूर्यवंशी हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, संदीप शर्मा हैं, एकदम स्ट्रांग टीम है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी, और गेंदबाजी जीटी की भी बहुत अच्छी है, कमज़ोर नहीं है, बल्लेबाजी भी ठीक है, लेकिन टीम आउट ऑफ फॉर्म है, गेंदबाजी का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी कप्तानी नहीं हो रही है, मैं ये कहूँगा। ठीक है, एक लास्ट सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, दोनों टीमों में से बताइए कौन सी टीमें जीत रही हैं? मुझे लग रहा है इधर से राजस्थान और उधर से काफ़ी कांटे की टक्कर होने वाली है। मुझे मतलब मैं चाहूँगा एमआई जीते, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर है, दिल्ली भी जीत सकती है, 50-50 वाला हाल है, दोनों ही टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ऐसा ही मुकाबला देखने में मज़ा आएगा। 3:30 बजे आज का मैच शुरू होगा, बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है। यहाँ पे तो साफ है कि आरआर का पलड़ा भारी है, ज़्यादा उम्मीद है कि आरआर ही जीतेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन पिच पे पंगा प्रोग्राम में। आप जुड़े रहिए लगातार MH1 न्यूज़ डिजिटल पे, आपको ग्राफिक्स के थ्रू अपडेट्स मिलते रहेंगे मैच में कि 6 ओवर के बाद क्या हुआ, 10 ओवर के बाद क्या हुआ, किस प्लेयर ने हाफ सेंचुरी लगाई, कौन अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। जुड़े रहिए MH1 न्यूज़ डिजिटल के साथ। दीजिए हमें इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।